हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर ऑफ डिटरमिनेंट, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट। यस, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली देयर विल बी वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके साथ दोस्तों न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड हमें वो अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक के साथ, वो पार्ट के साथ, एंड उसे कहते हैं हम लोग जनरली इट इज कॉल्ड एज एन Cramer's रूल। क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज एन Cramer's रूल। तो जैसे हम लोग Cramer's रूल में स्टार्ट करते हैं तो Cramer's रूल क्या एक ही अवेलेबल है? हम लोग कहेंगे Cramer's रूल का बेस एक है, बट इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। तो कौन कौन से टाइप में जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों Cramer's रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज फॉर two equations in two variables। एक होगा फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, श्योर, एंड दूसरा आएगा इट विल बी फॉर थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल से, तो उनको हम लोग यूज कर पाएंगे। कैसे आता है, कैसे उसके साथ काम करते हैं, चलिए वी कैन मूव ऑन द बोर्ड। सर, सबसे पहले अपने पास है, अगर दो इक्वेशंस की बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज a1x plus b1y is equal to c1। a1x plus b1y is equal to c1, and next one is a2x plus b2y। What is that? It is a2x plus b2y is equal to c2। इसे कहते हैं इक्वेशन वन एंड इसे कहते हैं इक्वेशन टू। दोस्तों देखिए, स्टार्ट किया हमने, श्योर। सबसे पहले क्या बात किया, तो इंटरेस्टेड टू स्टार्ट विद Cramer's रूल। तो Cramer's रूल कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कितने टाइप से, बिकॉज हमने बात की है एग्जाम में 100% Cramer's रूल आएगा, एंड वेटेज ऑफ दैट पार्ट विल बी मिनिमम 4 मार्क्स। 100% 4 मार्क हमें देके जाने वाला है टॉपिक है। अब सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस करेंगे एंड इसे पढ़ने की बात करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए अवेलेबल क्या है, फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इट इज a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। अगर हम लोग प्रॉपर्ली देखते हैं, बात करते हैं, we are interested to know how many variables that we have with us, how many variables that we have with us। तो दोस्तों हम लोग जस्ट अंडरलाइन करना चाहेंगे, सर x एंड y कितने हैं दोस्तों, x एंड y। तो ये दो वेरिएबल्स है अपने साथ, एंड ये दो वेरिएबल्स में हम लोग काम कर सकते हैं। इट इज a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। तो अभी मैंने इसे रिपीट क्यों किया, बिकॉज दोस्तों आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करना है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई। सही बात है। एंड फिर किसी को हम लोग कहेंगे द कांस्टेंट टर्म। अभी कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर कोई मराठी मीडियम का बच्चा है, वर्नाक्युलर मीडियम का बच्चा है, तो उसे वो कभी कभी वर्ड यूज करता है सहगुणक। टेक्निकली इन सेमी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम वी ऑलवेज कॉल इट एज एन कोएफिशिएंट। मतलब क्या सर, मतलब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 2x, क्या लिखना चाहते हैं वहां पे दोस्तों हम लोग 2x, तो ये जो x है, x को क्या कहेंगे हम लोग, सर x इज कॉल्ड एज आवर variable, and this 2 it is called as our important word, and it is called as a coefficient। What that 2 is called as an, so 2 is called as an coefficient and x is called as an variable। and इसके साथ दोस्तों हम लोग आज आगे जाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। तो चलिए, आप सभी के सामने जब दो इक्वेशंस अवेलेबल है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कैन एनीवन लेट मी नो what will be the coefficient of x and what will be the coefficient of y? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। बोलिए दोस्तों, x का कोएफिशिएंट क्या होगा? A1, यस, x का कोएफिशिएंट होगा a1,
एंड y का कोएफिशिएंट होगा B1 B1 ये बात है। सेम फैशन x का कोएफिशिएंट होगा a2 एंड y A2 का कोएफिशिएंट होगा b2। तो दोस्तों ये a1 b1 a2 b2 आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने साथ है और इसे हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, जो अभी हमने यहाँ से ढूंढने की बात की, डिस्कस करने की बात की। तो जब भी कोई दिखेगा तो हमेशा पूछने का वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, एंड ये कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल का भी यूज कैसे होगा। तो दोस्तों आइए बोर्ड पे लिखते हैं। तो आई हैविंग एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट इज वैल्यू ऑफ डी इज गिवन बाय। तो दोस्तों ये बनेगा अपना डिटरमिनेंट विथ कोएफिशिएंट वैल्यूज। तो कोएफिशिएंट किसके होंगे? तो पहला आएगा x का कोएफिशिएंट, दूसरा आएगा y का कोएफिशिएंट a1 b1 and a2 b2। Are you getting me? It is a1 b1 and a2 b2। and अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर d के लिए x and y के कोएफिशिएंट्स हमने लिख के निकाले। नाउ आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ dx एंड मुझे dx के लिए लिखना है। तो हमेशा देखिए दोस्तों करना क्या है, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी जो हम सबको वहां पे यूज करना है। एकदम आराम से काम करना है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, बोर्ड के 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो प्लीज पूरा ध्यान दीजिए वहां पे। सर अभी किसके लिए हमें काम करना है? डी एक्स के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? डी एक्स के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स वाला वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? डी एक्स वाला वेरिएबल। तो एक्स वाले वेरिएबल के साथ काम करना चाहते हैं तो एक्स के जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है, एक्स के जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है अभी उससे हम लोग नहीं यूज कर सकते, उन्हें हमें बाजू में रखना। तो सर ये a1 a2 को बंद कर दीजिए। अभी भी अपने डिटरमिनेंट में क्या अवेलेबल है? सर डिटरमिनेंट में अवेलेबल है b1 एंड b2। तो उसे हमने लिख के निकाला। श्योर आराम से अभी भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, मैं नहीं चाह रहा हूँ, गोइंग विद ईज, आराम से जाना चाहते हैं। सर नेक्स्ट है dy। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? इट इज अ dy। अभी अगेन वही सेम लॉजिक लगाएंगे। तो y के लिए कोएफिशिएंट्स क्या है? b1 b2। तो भाई साहब d में से b1 b2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें? a1 एंड a2। ये b1 b2 को हमने बंद कर दिया तो हमें मिलेगा a1 एंड a2। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये जो फिल इन द ब्लैंक है, ये फिल इन द ब्लैंक कहाँ से आएंगे, कौन से वैल्यूज यूज करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था। सो उसके लिए हम लोग जो राइट हैंड साइड के टर्म से नंबर से, राइट हैंड साइड के जो टर्म से नंबर से उसे हम लोग यूज करना चाहेंगे एंड दैट वैल्यूज आर c1 एंड c2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज c1, इट इज c2। यहाँ पे लिखेंगे इट इज c1 एंड वी कैन से इट इज c2। श्योर इससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? इससे हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ dx एंड वैल्यू ऑफ dy। बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो कैसे आएगा वैल्यू ऑफ x? x विल बी dx by d, y will be dy by d। Are you getting me the logic? Sure, ये है बेसिक लॉजिक। तो कैसे हमने एक्सप्रेस किया मैं 1 सेकंड रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इट्स अ टाइटल वाज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के अंदर कितने टाइप्स आएंगे? क्रैमर के अंदर 2 टाइप आएंगे। कौन से 2 टाइप होंगे? पहला टाइप होगा फॉर 2 इक्वेशंस इन अ 2 वेरिएबल। मतलब दोस्तों जब 2 वेरिएबल्स अपने पास एंड 2 इक्वेशंस है तो हम लोग ये पहला सेट यूज कर सकते हैं। एंड जब अपने पास 3 इक्वेशंस है एंड 3 वेरिएबल्स है तो हम लोग ये सेकंड सेट यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी इसमें कैसे काम करना है? सो इक्वेशन ऑब्जर्व करो, a1x + b1y c1, a2x + b2y c2। ये दोनों इक्वेशन में x एंड y के कोएफिशिएंट्स क्या है? a1 b1 a2 b2। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? वी आर गोइंग टू राइट अ मैटर डिटरमिनेंट d एंड वहां पे क्या आएंगे? वहां पे आएंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। सही बात हो रही है? पक्का जम रहा सबको? सर अभी हमें dx एंड dy चाहिए। अभी dx एंड dy मतलब क्या? x के लिए काम करना है तो भाई साहब x के कोएफिशिएंट वहां पे नहीं रिपीट करने के। कैसे ध्यान में रखेंगे? व्हेन आई गोइंग टू राइट x हियर तो आप इसे ब्लैक के जगह पे थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे, इट इज अ dx। तो हमें हाईलाइट होगा ओके dx है मतलब x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये dy है। क्या है ये दोस्तों? इट इज अ dy। तो जब dy आएगा तो y के कोएफिशिएंट वहां पे नहीं आएंगे। तो दोस्तों जब y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे तो वहां पे आएगा क्या? तो वहां पे आएगा अपना राइट हैंड साइड। तो हमने लिख के निकाला c1 c2 और यहाँ पे हमने लिख के निकाला c1 एंड c2।
श्योर, यही लॉजिक के साथ हम लोग आगे जाना चाहेंगे जब हम लोग सेकंड टाइटल देखते हैं फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ये थोड़ा बहुत हमने 10th लेवल तक पढ़ा होता है और ये जो आगे का पार्ट है ये तो कभी भी नहीं देखा होता है। तो भाई सब करने का क्या, आराम से बैठने का, हार्डली 2 मिनट्स एंड 4 मार्क अपने जेब में आएंगे। तो चॉइसेस भी 2 मिनट 4 बोर्ड के मार्क। ध्यान में रखो, 1 मार्क से केटी आती है या 1 मार्क से पूरे 100 में 100 भी आते हैं, लेकिन आपको पता है पैटर्न 100 का नहीं है, 70-30 का है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे उसमें दोस्तों। तो अगर सर यहाँ पे हम लोग 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वहां पे कौन से मिलेंगे हमें? सर 3 इक्वेशंस लिख के निकालते हैं। ये a1 के साथ स्टार्ट कीजिए। इट इज a1x प्लस b1y, ab नेक्स्ट क्या आएगा c1z, वहां पे क्या लिखेंगे b1। श्योर, सो इट विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो चलिए, क्या आप माइंड में डेवलप पाएंगे कि अगले इक्वेशंस क्या हो सकते हैं, अगले जो इक्वेशंस है वो भी क्या हो सकते हैं। इसे देख के ना हम लोग नीचे आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड ये लॉजिक जब दिमाग में आ जाएगा दोस्तों तो नीचे के जो फॉर्मूलास है ना उन्हें बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैंने हमेशा बोला है मैथ्स पढ़ना है मतलब क्या करना है दोस्तों, हमें एक लॉजिक डेवलप करना है। हमेशा हम लोग उसे कहते हैं ए कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल डेवलपमेंट। श्योर, तो चलिए a1x b1y c1z d1 एक्चुअली ऐसे है क्या, मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ वो है क्या, तो आपको लिखने में भी आसानी होती है और आगे जाने में भी आसानी होती है। समथिंग लाइक दिस। क्या किसी के दिमाग में आ रहा है व्हाट आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू? So exactly, it is containing the 3 variables and 3 equations है। तो 3 equations होने के लिए this is our equation number 1। हमने सबको कोएफिशिएंट क्या दे दिया 1 1 1 1। Now tell me, ये अगर 2 है तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा a2x b2y c2z and d2। Are you getting the logic? ये लॉजिक जब क्लियर होगा दोस्तों तो तीसरा इक्वेशन मैं आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आप प्यार से मुस्कुराएंगे और बोलेंगे सिंपल है दादा, ए बी सी एक्स वाई जेड। 3 लिखो, सी के आगे आता है डी तो राइट हैंड साइड की टर्म हो जाएगी डी। 3 टाइम लिख के निकालो, इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 3 बोलो, जस्ट नंबर डालते जाओ, काम हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे बोलेंगे इट इज इक्वेशन नंबर 3, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा a3x, यहाँ पे आएगा b3y, यहाँ पे आएगा c3z और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? So what we can say, we are having the value of d3। Is that clear? 100%। बोलिए, यहाँ तक तो समझ में आया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। एंड जब तक इसकी तहे दिल से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों तकलीफ होगी। बिकॉज इसका वेटेज आएगा पेपर में 4 मार्क के लिए। एंड अभी आप बोर्ड पे देखेंगे ये 4 मार्क्स लाने के लिए हमें एक्चुअली 4 अलग अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। कितने का ही मैंने 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे एंड फिर उनका रेशियो लेके फाइनल आंसर में जाना है। मतलब एक डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे सच में कितने मार्क्स मिलते हैं? बोलिए दोस्तों, 1 मार्क मिलता है। दैट इज द ओनली वेटेज टॉपिक इज हैविंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन एन न्यूमेरिकल। तो चलिए, जो अभी हमने लॉजिक यहाँ पे डेवलप किया था डी के लिए, क्या बात किया था? डी का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो इट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। बिकॉज 2 ही वेरिएबल थे। यहाँ पे आके देखिए कितने वेरिएबल्स है? तो दोस्तों 3 वेरिएबल्स है। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स है सर? तो पहला वेरिएबल है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड। तो ये सारे वेरिएबल्स को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं सो दैट हमें वेरिएबल समझ में आएंगे। एंड वेरिएबल के पीछे जो होता है अभी हमने लिख के डिस्कस किया था ना, क्या लिखा था हमने? वी रिटन 2x। 2x में दोस्तों ये x को क्या कहते हैं हम लोग? सर x को कहते हैं वेरिएबल एंड वैसा वे 2 को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, 2 को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। सही बात है। तो अभी खुद से पूछो, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, आप आंखों से सोचो और वहां पे क्या डी के वैल्यू आप बताना चाहेंगे? आपके दिमाग में आते हैं विदाउट ऑब्जर्विंग इट ऑन द बोर्ड? क्या हम लोग डी क्या डिटर्मिनेंट देखना चाहेंगे? सर ने कहा था वो आएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड तीनों इक्वेशन से कोएफिशिएंट लिखना है। तो दोस्तों हम लोग लिख सकेंगे सर डी इज गिवन बाय इट इज ए
बी सी। देखिए मैं कितना इजीली लिखता हूँ, उसे लोग डिफिकल्ट करके दिखाते हैं हमें। इट इज ABC and it is ABC. It is A1 B1 C1, it is A2 B2 C2, it is A3 B3 C3। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट डी। ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट डी। लेकिन क्या हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट डी में इंटरेस्ट है? नहीं सर, एक्चुअली हमें इंटरेस्ट है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई ढूंढा, तो वहां पे हमें इंटरेस्ट है एक्स वाई एंड जेड ढूंढने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो सोचेंगे कैसे कर सकते हैं। बोलिए, मैं जस्ट अगेन आपको आपके सामने लॉजिक डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर फॉर दिस dx, फॉर दिस dy एंड फॉर दिस dz। मैं उसके आंसर्स नहीं बताना चाहता, मैं वंस अगेन ये लॉजिक डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड आई एम दैट मच श्योर, ये लॉजिक सुनने के बाद अगर आप में वो पोटेंशियल है तो आप डेवलप कर पाएंगे। एंड अगर आप डेवलप कर पाते हैं तो मैं आपको कहूंगा यू आर ऑन राइट पाथ, जहां पे आप सोच सकते हैं, जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं एंड जहां पे हम लोग आगे जा सकते हैं। तो व्हाट इज दैट कांसेप्ट ऑफ dx? सर dx वो डिटर्मिनेंट है, ये dx से मतलब x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने के, dx से मतलब x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने के, dy है मतलब y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने के। इधर के कोएफिशिएंट नहीं लिखने के, तो d में जो भाई कोएफिशिएंट है वो नीचे नहीं आएगा। तो dx में ये a1 a2 नहीं आएगा, dy में b1 b2 नहीं आएगा। तो उनके जगह पे क्या आएगा सर? तो दोस्तों उसके जगह पे आएंगे अपने राइट हैंड साइड के वैल्यू। तो हमने लिख दिए C1 C2 एंड यहाँ पे लिख दिए C1 C2। तो y है तो यहाँ पे आएगा C1 C2, x है तो यहाँ पे आएगा C1 C2। ये था लॉजिक। अभी खुद से देखिए, क्या हम लोग लॉजिक डेवलप करके आगे जा रहे हैं कि हम लोग कोई फॉर्मूला दे रहा है तो उसको रट्टा मार रहे हैं? मैंने हमेशा बोला है इंजीनियरिंग में 10th में एंड डिप्लोमा में दोस्तों ये डिफरेंस है कि वी कैन नॉट गो फॉर रट्टा, याद करके नहीं जा सकते, हमें समझना है, बेसिक पढ़ना है। एंड वो क्या है बेसिक? चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आप सभी के लिए, आई एम इंटरेस्टेड टू राइट वैल्यू ऑफ dx। तो जब dx लिखना है तो मेरे दिमाग में क्या आता है? dx के लिए मुझे क्या यूज नहीं करना है सर? क्या लेटर है? x लेटर है, तो x के कोएफिशिएंट छोड़ के आप बाकी के सारे कोएफिशिएंट्स वहां पे लिख सकते हैं। और वो क्या मिलेंगे हमें? तो वो मिलेंगे b1 c1, वो मिलेंगे b2 c2, वो मिलेंगे b3 c3। आर गेटिंग दिस लॉजिक? पक्का? लेकिन सही फिल इन द ब्लैंक तो करना है, आपसे जानना है क्या आएगा वहां पे। जस्ट सोचिए दिमाग में क्या D1 आएगा D2 वहां पे। D3 यस, दैट शुड बी इन आवर माइंड। क्या आएगा दोस्तों? तो वहां पे आएगा ये अपने C1 C2 एंड C3। इसका Sir यूज D1 करके D2 D3 I am so sorry, it is D1 D2 and D3। in this case it is a 3/3 part। तो हमने ये फॉर्मूला करके आपको नहीं दिया, मैंने आपको दिखाया वो फॉर्मूला कहां से आता है। श्योर? तो जैसे dx का लॉजिक क्लियर हुआ, क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं dy में? आइए दोस्तों dy में कोशिश करेंगे, खुद से वही बातें बोलेंगे जो सर ने हमें बताई थी। क्या बातें हैं? वैसा कौन सा वेरिएबल है? y। तो y के कोएफिशिएंट d वाले छोड़ दो, बाकी सारे लिख के निकालो। कौन से है? A1 A2 A1 A2 A3, गैप छोड़ा बीच में हमने, एंड वी आर राइटिंग C1 C2 एंड C3। तो बीच में फिल इन द ब्लैंक तो नहीं आने वाले हैं, सही बात है। एंड फिल इन द ब्लैंक के जगह पे क्या है? D1 D2 D3 हमने डिस्कस किया था। इट इज अ D1, इट इज अ D2 एंड इट इज अ D3। तो दोस्तों in this way we can develop the logic, we can develop the formula and इसे यूज करके हम लोग आगे जाना चाहेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे सर हमें सेम कंसेप्ट dz में लिखना है। सो अभी हमें और कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज dz में सोचना है तो लॉजिक क्लियर है। सर किसके लिए काम करना है? z के लिए काम करना है। तो z के जो कोएफिशिएंट्स है उन्हें बिल्कुल नहीं देखना है, मतलब लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, एंड इसे एज इट इज यहाँ पे लिख के निकाल सकते हैं। इट इज A1 B1, इट इज A2 B2, इट इज A3 B3। एंड अभी हमें करना है फिल इन द ब्लैंक, एंड वो फिल इन द ब्लैंक में दोस्तों ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी आ जाएगा। इट इज D1 D2 एंड D3। एंड इनका तीनों का चार जन का यूज करके हमें वैल्यूज मिलेंगे x y एंड z के। x का वैल्यू मिलेगा dx by d,
y का वैल्यू मिलेगा dy बाय डी एंड z का वैल्यू मिलेगा दोस्तों dz बाय डी। ये है द कंप्लीट बेसिक लॉजिक ऑफ एन क्रैमर्स रूल। श्योर, पक्का 100% सबको समझ में आया है। मैं वंस अगेन आप सभी के लिए उसे पूरा रिपीट करता हूं फर्स्ट से एंड तक। श्योर, तो आगे के 3 मिनट पूरा रिवीजन, कंसेप्ट क्लियर, एंड कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें पता है जस्ट यू कैन चेंज एनी नंबर्स, ए बी सी डी में कोई भी नंबर डाल दो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन हमें आता है 2 into 3 - 1 into 5 हम लोग कर सकते हैं। सर आगे जाना चाहेंगे तो चलिए दोस्तों वापस एक टाइम पूरा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। कहां से हमने स्टार्ट किया? स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ क्रैमर्स रूल। हमने ये बात की क्रैमर्स रूल बोर्ड पेपर में 100% आएगा, एक न्यूमेरिकल मिलेगा और उसी के साथ यूटी में भी आएगा, एक न्यूमेरिकल देके जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू उसका वेटेज मिनिमम 8 मार्क्स का होगा। मिनिमम कितने मार्क्स का होगा दोस्तों? 8 मार्क्स का। एंड 8 मार्क्स के लिए अभी का कंसेप्ट हमें रिवाइज करना है। श्योर, तो चलिए अंदर आते हैं क्रैमर्स रूल में एंड पूछते हैं सर से, सर कितने टाइप के क्रैमर्स रूल अवेलेबल है? तो दोस्तों राइट नाउ इन आवर डिप्लोमा कोर्स व्हाट वी कैन से ओनली 2 सेट ऑफ पार्ट्स आर अवेलेबल। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, डिग्री में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, अलग अलग टाइप की हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। राइट नाउ कौन से है? सर अपने पास जब 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, जब 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने साथ सिलेबस में है। क्या कंसेप्ट है सर? तो व्हाट वी कैन से वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन दोस्तों a1x + b1y इज इक्वल टू c1। क्या इक्वेशन दोस्तों? a1x + b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y बोलिए इज इक्वल टू c2। श्योर 100%। और ये ऑब्जर्व करने के बाद हमें पूछना चाहिए, हमें खुद को डिस्कस करना चाहिए, याद करना चाहिए व्हाट द टर्म्स व्हिच आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। इनमें से वेरिएबल किसको कहेंगे? तो सिंपल लैंग्वेज में x एंड y जो चेंज होता है, वैल्यू अपनी वैल्यू चेंज कराता है, उसे कहते हैं वेरिएबल्स। तो x एंड y ये दोनों हो गए अपने वेरिएबल। तो उसके पीछे जो आता है उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। सही बात है। एक टाइम ये लॉजिक आ गया तो दोस्तों 100% हम लोग आगे का क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। और क्रैमर्स रूल हमें कहता है d इज गिवन बाय डिटरमिनेंट, d इज गिवन बाय डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2। कैसे लिखा हमने? हमने जस्ट कोएफिशिएंट लिखे x के y के, x के y के, इट इज a1 b1 इट इज a2 b2। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट, सो हमें dx एंड dy चाहिए। तो हमेशा खुद से पूछने का क्या चाहिए दोस्तों? हमें dx चाहिए। तो दादा वहां पे जो लेटर आप लिखेंगे, x जो लिखेंगे, y जो लिखेंगे, z जो लिखेंगे, तो ये जो लेटर है उसके खुद के जो कोएफिशिएंट्स है वो अभी आपके सामने नहीं आएंगे और उसके जगह पे आएगा अपना राइट हैंड साइड। तो चेक करते हैं dx के लिए। सर इसे बंद कर दिया हमने, तो ये a1 a2 भी छुपा दिया, b1 b2 जो था इधर का उसे हमने नीचे लिख के निकाला, वो कॉपी डाउन इट। एंड फिर c1 c2 क्या है? सर आपने राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, वैल्यूज वहां पे लिख दिए। dy के लिए सर ये बंद कर दिया d का, तो a1 a2 मिला, a1 a2 लिख के निकाला। ये क्या आएगा? राइट हैंड साइड आएगा। यहाँ से dx मिलेगा, यहाँ से dy मिलेगा। व्हाट डू आई इंटरसेप्ट टू फाइंड आउट x? y इंटरसेप्ट टू फाइंड आउट y। तो बोलिए भाई साहब x एंड y कैसे आएंगे? तो x आएगा dx by d एंड y आएगा dy by d। तो इससे हमें मिलेगा आंसर x का, इससे हमें मिलेगा आंसर y का। एंड कैन वी अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर x3/3 डिटरमिनेंट? हाँ सर, बिकॉज इसमें बोलिए कितने इक्वेशंस होंगे? 3 इक्वेशंस। अभी 3 इक्वेशंस क्यों आते हैं? सर 3 वेरिएबल्स है ना, x y z, और हर एक का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a b c। व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड पार्ट? d। तो पहले इक्वेशन क्या मिलेगा? नंबर 1 जोड़ दो, a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1। सेकंड इक्वेशन में 2 नंबर अटैच करना है, a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन में क्या मिलेगा? इट विल बी a3x + b3y + c3z इज इक्वल टू d3। सो दोस्तों अभी हमें 4 डिटरमिनेंट लिख के दिखाने हैं। एंड ध्यान दीजिए ये 4 डिटरमिनेंट को हर एक को 1-1 मार्क मिलेगा, तभी जाके टोटल 4 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। एंड हाउ टू राइट दैट डिटरमिनेंट? तो दोस्तों d
dx, dy एंड dz के साथ काम करना है, तो d के लिए क्या बोलना है हमें? वी आर इंटरेस्टेड टू राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z। पहले इक्वेशन में चेक करो क्या मिलेंगे, a1, b1, c1। तो नीचे लिख दीजिए d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। सही बात है। 100% dx के लिए क्या मिलेगा दोस्तों? क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा? सर dx के लिए लॉजिक अभी क्लियर है, कौन सा वेरिएबल है? x है, तो x के जो कोएफिशिएंट है उन्हें हटा दीजिए, बाकी के एज इट इज लिख के निकालिए। कहां से लिखेंगे? ये अपना बेस है, इसे सेम टू सेम नीचे कॉपी करके रखेंगे, b1, c1, b2, c2, b3, c3। लेकिन सर x के जगह पे क्या आएगा? आएगा राइट हैंड साइड। व्हाट इज दैट राइट हैंड साइड? d1, d2, d3। तो सेम लॉजिक चलेगा dy के साथ, dy, y मतलब कौन सा गायब हो जाएगा? b गायब हो जाएगा। इट विल बी a1, c1, बीच में गैप है, a1, c1, a2, c2, a3, c3, बीच में आ गया d1, d2, d3, वैल्यू मिल गई dy की। अप्लाइंग द सेम लॉजिक वी कैन मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द dz। क्या है सर? z है, z का कोएफिशिएंट क्या है? c है, तो c1, c2, c3 को हटा दो, क्या मिलेगा आपको? हमें मिलेगा a1, b1, a2, b2, a3, b3। फिर लास्ट कॉलम क्या आएगा? सर लास्ट कॉलम वही फिक्स है, और आपको समझने के लिए मैंने हर टाइम उसे अलग तरह से इंडिकेट किया है। इट इज d1, d2, d3। एंड ये करके हमें 4 डिटर्मिनेंट मिलेंगे। ये चारों डिटर्मिनेंट के हमें आंसर्स ढूंढने हैं। पहला वाला बोलेगा आई एम डी, सेकंड कहेगा आई एम dx, नेक्स्ट बोलेगा आई एम dy, एंड लास्ट वन विल से आई एम dz। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट values of x, y, z, and those values are calculated by dx by d, dy by d, dz by d। चल यस दोस्तों, तो बोलिए मुझे कि आपको 100% कंसेप्ट समझ में आया है सब बच्चों को? प्लीज रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाईज इन चैट। कमेंट कीजिए हाँ सर या ना सर। एंड अभी हमें करना क्या है? इसके साथ हमें जस्ट नंबर्स डालने हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, एंड हम लोग कहेंगे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन इट विल बी रिकॉर्डेड इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये सेशन था कंसेप्ट समझने का सेशन। तो हम लोग कभी न्यूमेरिकल में नहीं भागते, मैंने हमेशा बोला है न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट। बेसिक समझ के लो, न्यूमेरिकल अपने आप हमें आ जाएंगे। सो दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। Thank you. Just stopping the recording.